ऐश्वर्या, एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ सरकार और एक स्वस्थ नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों की जरूरत ही होती है। इन दोनों के मिलाप से ही सही शासन चल सकता है। ऐसे में जहां सरकार अपनी तरफ से योजनाएं बना करके पूरा प्रयास करती है कि उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, तो वहीं नौकरशाही पर जिम्मेदारी होती है कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, हर प्रकार की शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से किया जाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से हो रहा है। आज का हमारा चर्चा का विषय दर्शकों यही रहेगा कि अफसरों की लापरवाही, क्या होगी कार्रवाई। दर्शकों, जिस तरह से हर 5 साल बाद हम वोट देकर के सरकार को चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार नौकरशाही एक कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद अपनी पोस्ट को हासिल करते हैं। दोनों का मिलजुल के जो सामंजस्य होता है, आप कहेंगे किसी गाड़ी के पहियों की तरह होता है कि एक भी पहिया अगर सही तरीके से काम ना करे तो दूसरा पहिया चाहे जितना जोर लगा ले, गाड़ी नहीं चलने वाली है। ऐसे में सरकार अपनी गलतियों की जो बॉल है वो नौकरशाही के पाले में डालना चाहती है, लेकिन वही नौकरशाही इस बात को लेकर के कहती है कि योजनाएं जो हैं वही सही तरीके से बने। गलती यहां पर किसकी है, टटोलने की कोशिश करेंगे इसी चीज को हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि जिन शिकायतों में किसी तरह की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी, इसके बावजूद लखनऊ में जिन शिकायतों के निस्तारण में बड़े पैमाने पर लापरवाही की शिकायतें मिल रही हैं, दरअसल मुख्य सचिव ने सीएम कार्यालय के अधिकारियों की मंडलीय और जिला स्तर पर रैंडम जांच की। जांच में 19 जिलों के डीएम, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और 6 जिलों के एसएसपी निर्देशों का पालन नहीं करते पाए गए। शिकायतों का निस्तारण करने के मामले में 80% फीडबैक नेगेटिव ही मिला है। इसमें लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या, सीतापुर, रायबरेली और अमेठी समेत 30 जिलों के डीएम, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की लापरवाही सामने आई है। 18 में से 17 मंडलों के आयुक्त और 18 परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, 53 जिलों के डीएम और 44 जिलों के एसएसपी के कामों में ढिलाई देखने को मिली है। इसी के चलते मुख्य सचिव आर के तिवारी ने लापरवाही करने वाले अफसरों को नाम चिन्हित किए हैं और 1 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। तो दर्शकों, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के सभी से ये अपील करते हैं कि जन सुनवाई में जरा सी भी देरी ना हो, जन सुनवाई में कोई भी समस्याएं ना आए, जन सुनवाई में कहीं भी लापरवाही ना बरती जाए, वहीं दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेसी कहेंगे आप, जिसे आप अधिकारीगण कहेंगे, उनकी तरफ से लगातार अब ऐसा कहा जा रहा है कि नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। 80% केसेस में लगातार अधिकारियों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उन सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से, मनोज जी बहुत स्वागत आपका है। देशबंधु जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। जिस तरह की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि सीएम योगी लगातार इस बात को लेकर के कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम करते हैं, हम लगातार योजनाएं इस प्रकार की बनाते हैं कि उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो जमीनी स्तर पर तक इसका फायदा भरपूर पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, उनकी तरफ से जो निरीक्षण किया गया अपने अधिकारियों की रेंज में, जिसमें डीएम लेवल के अफसर शामिल थे और तमाम जो मंडलायुक्त थे वो लेवल के अफसर भी शामिल थे, वहां पर साफ तौर पे ये बात सामने आ रही है कि करीब करीब अगर 18 जिलों में सर्वे किया गया तो 17 जिलों के जो डीएम लापरवाही बरतने के आरोप में पाए गए, जन सुनवाई में ढिलाई करते पाए गए। ये भी प्रश्न सामने आया कि 80% ऐसे मामले हैं जहां पर जनता की तरफ से या बड़े अधिकारियों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार की तरफ से सिर्फ ये कह देना कि अधिकारीगण काम नहीं कर रहे हैं या उनका नेगेटिव रवैया सामने आ रहा है, ये सही है, या फिर इसमें कुछ जोड़ घटा करके हमको इस तरह से ये पूरी गाड़ी चलानी चाहिए कि सुचारू रूप से ये चलती रहे?
ऐश्वर्या जी, जैसा आपने कहा अभी कि हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, ये आज से नहीं है। ये जब जिस दिन पहले दिन से उन्होंने बैठक की, उसी दिन से उन्होंने घोषणा की। देखिए, उसके लिए पहले दिन से स्क्वाड की टीमें तैयार कर गई और भी टीमें। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके लिए देखिए, समीक्षा बैठक है, चुनाव आगामी, आप जान रहे हैं अगले वर्ष चुनाव है, और अभी जो है बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा। और जब से कोरोना आया उससे पहले ही देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे प्रयत्न करके इन्हीं सोल्जर से, जिनसे पुरानी सरकारें काम नहीं लेती थी, जो थानों पे बैठ के यादव की सरकार चलती थी, जातिवाद की सरकार चलती थी, उनको वॉरियर्स की संज्ञा दी। और समझ लीजिए इन्हीं पुलिस वालों ने एक एक दिन करके जनता का कितना काम किया। तो समीक्षा बैठ के होनी चाहिए। और जैसा अभी आपने कहा प्रमुख सचिव की, तो कुछ लोग की ढिलाई है और कानून से बड़ा कोई है नहीं, और जो ढिलाई में उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, अगर कुछ लोगों की ढिलाई है जी, तो 75 जिलों में कुछ लोग, आप जानते हैं, तमाम लोग जो है नौकरशाही में रेड कारपेट में जब चार्ज पाते हैं तो उस पद को जो है समझ नहीं पाते, या अपनी जो है अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कायम न करने पे ढिलाई दे देते हैं। तो प्रमुख सचिव के द्वारा ये संदेश दिया गया है, और विजिट करना कोई बुरी बात नहीं है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और उनको सुधार करके अपने जिले में अच्छे से अच्छे कानून व्यवस्था। ठीक है देशबंधु जी, लेकिन यहाँ पर दिलाना, ये एक बड़ी बात यह है कि अब जब आप सरकार के अपने आखिरी कार्यकाल में हैं, अब जब अगले साल चुनाव है, अब जब उनकी तैयारियां तेज होने की बारी आई है, तो ये जनता के बीच ये संदेश नहीं जा रहा कि आपने जो गेंद है वो दूसरे पाले में डाल के ये कह दिया हम तो करना चाहते हैं पर अधिकारीगण कर नहीं रहे हैं। ऐश्वर्या जी, ये आज की बात नहीं है, ये मैंने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री कि यह पहली जिम्मेदारी थी कि जीरो टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी धन बल हो चाहे वो हो। हमारी सरकार ने पहले दिन से और 2014 से, जब भी आपने देखा होगा इसी यूपी में, हमको यूपी का नाम किस लिए बदनाम था, हमारी पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, यहां दंगे वहां दंगे। आज 4 वर्ष का कार्यकाल है ऐश्वर्या जी, आप भी कह सकती हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई ऐसा बड़ा दंगा नहीं हुआ। हमारी पुलिस व्यवस्था हमेशा कानून व्यवस्था कायम रही, और जिसने नहीं किया, जिन डीएम या एसएसपी या जो कानून व्यवस्था से लापरवाही किया गया, उसको हटाकर हमने उसकी जगह नई व्यवस्थाएं लागू करी। ये चुनावी वर्ष नहीं था, ये कानून व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार ने कभी कोई समझौता नहीं किया, न हमारे प्रधानमंत्री ने कभी समझौता किया। ठीक है, मनोज जी क्या कहेंगे इस बात पे आप? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा इस सरकार को कि वो लगातार समाजवादियों का नाम लेते हैं विपक्ष में। देखिए, अगर सरकार हमारा नाम लेती, हमारी चर्चा करती, तो ये हमारे अपने आप के लिए भी बड़ी बात है। कम से कम ये हमारे उस कोलिजियम से निकल नहीं पाए और आज भी हमारा नाम लेते हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। बात सही क्या है, गलत क्या है, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। यही अधिकारी हैं और इन्हीं अधिकारियों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में 23 महीने में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार करा लिया, 23 महीने में जी। और ये वही अधिकारी हैं, अब उनके पसंद के अधिकारी बैठे हैं। 4 साल पूरे हो चुके हैं लगभग, ये पूरे होने वाले, 1-2 महीना बचा है, 5वां शुरू होने वाला है। अभी भी एक्सप्रेसवे जिसका काम लगभग 30% काम हम कर चुके थे, जमीन अधिग्रहण से लेके तमाम सारे काम, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। तो उससे आप समझ सकती, लेकिन आखिर ये वार है क्यों, इस बात को आप समझ लिए, उदाहरण के साथ बताऊंगा। दरअसल में योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे तो बड़े कलेवर और तेवर में आए थे। उन्होंने एक विज्ञापन में सरकार का आदेश था कि इस प्रदेश के समस्त अधिकारियों की आय संपत्ति का ब्यौरा सरकार को चाहिए जी। वेबसाइट बनी, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो ये पाया गया कि उसमें से 50% से भी कम लोगों ने अपनी आय की संपत्ति का ब्यौरा दिया, और बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी आय संपत्ति नहीं बताई। तो मुख्यमंत्री जी तेवर में थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लिया जाता है ये मुख्यमंत्री जी को शायद पूरी तरीके से ज्ञान और संज्ञान था ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी का तेवर चलता ऐश्वर्या जी, और उनकी बात चलती, आदेश चलता, तो वो सारे अब तक फुलफिल हो जाते, सारे आय से संपत्ति मामले जितने थे अधिकारियों के, वो आए नहीं। तो इससे यहाँ बैकफुट पे मुख्यमंत्री गए, और बैकफुट पे जाने के बाद अधिकारियों ने गलत अलग अलग जगह पे, जो हमारी सरकार में था ना 5 मुख्यमंत्री, तो यहाँ 75 मुख्यमंत्री हैं। यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली से लखनऊ से नागपुर तक मुख्यमंत्री हैं।
तो सब अपने अपने सिस्टम सेट कर लिए उन लोगों ने, और उस सिस्टम के आधार पर उन्होंने काम करना उत्तर प्रदेश में शुरू किया। इसी वजह से ये स्थिति हो गई कि आज अधिकारी ना मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं और ना मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से अपना काम करा पा रहे हैं। ठीक है देशबंधु जी, जिस तरह से ये बोला जाता है कि जो आप कहेंगे करप्शन है वो कम हुआ है, हाल फिलहाल हमने पिछले महीने ही ये कांड देखा जिस तरह से कठौता में लखनऊ का गोमती नगर सबसे पॉश एरिया है, वहां के चौराहे पर गोली चली थी और अजीत हत्याकांड हुआ था जिसे लेकर के अब भी जांच चल रही है। मुरादनगर ये एक पहलू है। इसके अलावा और भी जो मनोज जी बता रहे हैं वो सारे पहलू हैं। मतलब अपराध को आप नहीं बोल सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो अपराधी हैं उनके मन में डर है। दूसरी बात, अगर बिजली विभाग को ले तो वहां पर जिस तरह से निजीकरण की बात सामने आ रही है, उस चीज को लेकर भी सरकार यही कहती है कि अधिकारीगण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, महकमा जो है वो बीमार हो चुका है, तो इसे प्राइवेट के हाथों में दे देना चाहिए। क्या ये नहीं लगता पिछले 4 सालों में सरकार ने किसी भी एक महकमे पर अपनी जबरदस्त पकड़ बनाने की कोशिश की हो और वो महकमा अब सुचारू रूप से चल रहा है? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? पहले मैं अपने मित्र को यह बता दूं, आकंठ के गले दूम में भ्रष्टाचार तक डूबे हुए और ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं, आज भी इनके गायत्री प्रजापति का राज खुल रहा है। ये एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे। अभी देखिए इन्होंने सत्ता का क्या दुरुपयोग किया। अभी आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा 172 एकड़ जमीन, कितने आईएएस कितने डीएमओ के जौहर विश्वविद्यालय के नाम पे इन्होंने शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ करके, वही बात है उल्टा चोर कोतवाल। और जो कहते हैं धन्यवाद देने की, एक एक मंत्री, अभी तो जांचें होने दीजिए 4 साल तक, हमारी तो जीरो टॉलरेंस नीति पे कोई ऐसा नेता नहीं है जो जेल नहीं जाए। यहां तक कि आज अखिलेश भैया तक भी पहुंची, लेकिन मैं अखिलेश भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बच गया, छूते रह गए किसी कारण। लेकिन इनका थाना जो है जातिवाद का प्रयाग होता था, हर थाने वाले का थानेदार जो है जाति के नाम पर वहां पे थाना अध्यक्ष बन जाता था। सड़क से लेकर इन्होंने सदन तक कहीं तो लूट खसोट की एक को चीज नहीं। बसपा सरकार के मंत्री आज भी देखिए जांचें हो रही हैं। इन लोगों ने गहबनियां बना के केवल प्रदेश को लूटने का काम किया और समाप्त करने का काम किया। अरे अब पुरानी बातों में न जाए, ये कहते हैं मुरादनगर की बात, इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने सरेआम गोलियां चलवा दी और निरीह जनता का हत्या कर दिया। आप यह बताइए, ऐसा कोई कांड ऐश्वर्या जी आप बताइए जो इस काल में हुआ? जीरो टॉलरेंस नीति पे ऐसा कोई अपवाद हो सकता है, मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन आप बताइए भ्रष्टाचार प्रजापति का आज तक आप देखिए। उसके अलावा नेता देखिए राम अचल राजभर, जेल से जा रहे लोग, छूट के आ रहे हैं। जितने यहाँ के सपा के शुरू से लेकर अंत तक, जहां से देखिए भ्रष्टाचार की कोई ऐसा क्षेत्र उठा लीजिए, कोई ऐसा विभाग दिखाइए जहां पे इनका काला भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। और हमारी सरकार ने इन्हीं पुलिस वालों से इतना अच्छा काम लिया कि आज 4 वर्ष तक हम समीक्षा हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। लेकिन देशबंधु जी, अपराध के आंकड़े तो हर क्षेत्र में वैसे के वैसे ही हैं। अपराध के आंकड़े बढ़े ही हैं। ऐश्वर्या जी, इनके आंकड़े, इनके अब हम क्या कहें, श्रेष्ठ हैं, इतने वंदनीय हैं। मुलायम सिंह कहते हैं रेप जैसी घटनाओं को कहते हैं बच्चों से आप पोस्ट जा रहे हैं, आप एक महिला है और इतने वृद्ध आदमी को इस तरह की बात अगर कहे तो शर्म आती है। अब उस पर यह बात कहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह शिष्टाचार की बात करेंगे, यह कानून की बात करेंगे, यह सिखाएंगे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे हमने कभी कोई समझौता नहीं किया और ये हमारे मुख्यमंत्री की पहली और प्राथमिकता है। भय बिन होत्र प्रीत। आज अगर जहां होगा तो उसके लिए एक ही सवाल है, या तो वो जेल के अंदर जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, या उसको ठीक है देशबंधु जी, लेकिन बात यहाँ पे यही आ रही है कि जितना कहा जा रहा है जमीनी स्तर पर उसका जो परिदृश्य है वो वैसा नहीं दिख रहा। लेकिन ठीक है, अब मैं फिर से आऊंगी आपके पास, मनोज जी आपके पास भी आऊंगी। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ बादल चैटर्जी जी जुड़ेंगे, रिटायर्ड आईएएस हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और मनोज जी का भी पक्ष जानेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तुम्हारे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले?
वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह नौकरशाही, उसका फीडबैक जो है वो खराब मिल रहा है। यहाँ पर जिला स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने रैंडम जांच की और उन जांच में ये पाया गया कि करीब 18 में से 17 जिलों के डीएम और करीब 80% के आसपास जो और अपर लेवल के अधिकारी हैं उन सब के काम में लापरवाही पाई गई है। देशबंधु जी, एक बार फिर से आपके पास, जिस तरह से सरकार लगातार इस बात को लेकर के शुरुआत से ही कहती थी कि हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार नीतियां बनाएगी और जो अधिकारीगण हैं वो उसको अप्लाई करेंगे, उसका आप कहेंगे आगे कार्यवहन करेंगे, लेकिन अब साल के एंड में ही इस तरह की रिपोर्ट्स आना कि 80% जो ऑफिसर्स हैं उनके कामों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये जनता के बीच क्या इस तरह का संदेश देने की कोशिश है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि काम हो जाए, लेकिन जो अधिकारीगण है ना उनकी तरफ से कमी पड़ रही है, तो हमको इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइएगा। हमारी तरफ से जो छवि है वो बिल्कुल साफ सुथरी है, हमारे मन में कोई चोर नहीं है। नहीं ऐश्वर्या जी, हमने तो ये बात पहले कही, पहले दिन से हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, ये कानून व्यवस्था आज की नीति नहीं है। और समय समय पर देखिए, कानून व्यवस्था एक जो है बहुत ही संवेदनशील है, इसमें हमारी इंटेलिजेंस और रॉ की रिपोर्ट भी रहती है। तो ये चीज व्यवस्था से समीक्षा होना लाजमी है, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत के भी देखिए समीक्षा चल रही है, परिसीमन हो रहा है, वो अभी चुनाव आने हैं। उसके बाद 2022 में आप जानते हैं आगामी साल भर बाद हमारे विधानसभा के चुनाव आने हैं। और ये आज की बात नहीं है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब से सत्ता संभाली तब से समय समय पे समीक्षा बैठक हुई। और देखिए इसी सरकार में कि आपने सबसे बढ़िया काम किया। आज आप देख लीजिए 4 वर्ष में न कोई बड़ा दंगा हुआ, कानून व्यवस्था की ये रही कि आपने भी, मीडिया कर्मियों ने भी देखिए वॉरियर्स के रूप में काम किया पूरे वर्ष भर, कितनी विषम परिस्थितियों में काम किया और इतनी जटिल परिस्थितियों में काम किया। और रही बात कुछ अपवाद के जो ढिलाई बरत रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कानून से ऊपर तो कोई सर्विस पूरी नहीं है, बिल्कुल, जहां बात होगा उसे सजा दी जाएगी और उसे अपने जिम्मेदारियों को निभाना है, क्योंकि वो समाज के देखिए जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता, लॉ से ऊपर कोई नहीं, उनको बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर बादल चैटर्जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड IAS रहे हैं। बादल जी, स्वागत आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज आपकी बहुत साफ नहीं आ रही, कट रही है। बादल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज बिल्कुल कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। ठीक है बादल जी, अपना प्रश्न मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। जी बादल जी, आप तक अपना प्रश्न पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूं। जिस तरह से अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि मुख्य सचिव की तरह से रैंडम जांच की गई और उस रैंडम जांच में ये पाया गया कि जो जन सुनवाई होती है उससे लेकर के अधिकारीगण जो ऊंचे ओहदे पर हैं, बड़े लेवल पे लापरवाही बढ़ती जा रही है। 80% जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? बता रहे हैं आप शिकायतों के बारे में बता रहे हैं आप? हेलो जी 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 बादल जी जी। हाँ शिकायतों, हाँ देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शिकायत लोग करते हैं तो उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर के हो चाहे शासन स्तर के हो, वो शिकायती प्रार्थना पत्र को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं
वो आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति शिकायत करके भेज रहा है चिट्ठी, तो वो दफ्तर में गया होगा, गए होंगे, वो कार्यालय में गए होंगे, जब उनका काम नहीं हुआ होगा तो विवश होकर वो वरिष्ठ अधिकारी को चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ पे जो परंपरा है, वो उनके डाक पैड में जो चिट्ठियां आती है शिकायती प्रार्थना पत्र, उसमें नीचे कोई बाबू जो है उसको इंडोर्समेंट करता है, और वरिष्ठ अधिकारी बात करते करते उस चिट्ठी को पढ़ते भी नहीं, उसमें दस्तखत करके वो भेज देते हैं। वो चिट्ठी अगर मिस्टर एक्स को जाना चाहिए तो पता चला मिस्टर वाई को पहुंच गया। ये अक्सर हो जाता है। तो उस चिट्ठी को अगर वो नहीं पढ़ते हैं और अगर उसको उसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे, तो वो जो समस्या है जिस व्यक्ति का, वो समस्या का निदान नहीं हो सकता है। मैं अभी थोड़ी दिन पहले शासन में गया था, एक प्रमुख सचिव के यहाँ बैठा था, तो मैंने देखा वो हमसे बात करते करते करीब पूरे कम से कम 50 शिकायती प्रार्थना पत्र पढ़ा होगा। उन्होंने बात करते करते बिना उसको पढ़े सब में दस्तखत करके उसको भेज दिया। मैं एक डिविजनल कमिश्नर, इलाहाबाद के फॉर्मर डिविजनल कमिश्नर होने के नाते हमारे पास एक सज्जन आए थे, तो मैंने उनका चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में भेजा। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में जब भेजा तो वो चिट्ठी आवास विकास विभाग को जाना चाहिए, प्रमुख सचिव आवास विकास को जाना चाहिए था, उसको उन्होंने क्या किया, आवास विकास बनारस में भेज दिया। तो ये पर्पस ही डिफीट हो जाता है। इसको तो देखना चाहिए बहुत अच्छी तरह का, संज्ञान में नहीं लेंगे और प्रार्थना पत्र को जब केवल दर्शकों, इसी बीच योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा जारी रखेंगे। के लिए जब आप जाएंगे तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में ही पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहां चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग